Hello and welcome to the series Comprehension 2022 CSAT. पहला पैसेज है The main threat to maintaining progress in human development comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption pattern. Current production models rely heavily on fossil fuels. यहाँ तक समझते हैं पैसेज क्या कह रहा है। एक मेन डर बना हुआ है जिस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्रेस हो रही है उसी तरह अनसस्टेनेबिलिटी भी बढ़ रहा है, नियर फ्यूचर में हार्मफुल है, क्योंकि जो करंट प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हेविली डिपेंड है किस पे, फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट लाइन है, वी नाउ नो दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज द रिसोर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब सीमित है, जैसे आज है रिसोर्स, कुछ साल बाद फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, लाइक पेट्रोलियम, कोल्स एंड एक्सेट्रा। तो आज तो ये यूज हो रहे हैं बट कुछ सालों में ये खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये फाइनाइट है और इनको बनने में बहुत साल लगते हैं। द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड्स टू बी सर्व्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकेम ट्रूली सस्टेनेबल। अब ये लाइन क्या कह रही है, एक क्लोज लिंक है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, जिस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ग्रीन हाउस गैसेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि डिपेंडेंस किस पे ज्यादा है, फॉसिल फ्यूल्स पे। बट ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये ट्रूली सस्टेनेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। सम डेवलप्ड कंट्री हैव बिगन टू एलिवेट द वर्स्ट इफेक्ट बाय एक्सपैंडिंग रिसाइकलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ डेवलप कंट्रीज जो अनसस्टेनेबिलिटी और फॉसिल फ्यूल का इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है उसको एलिवेट करने के लिए, कम करने के लिए उसके इफेक्ट को, रिसाइकलिंग शुरू कर दी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाई हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज। बट डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं उनको अगर क्लीन एनर्जी सोर्सेस पाने, अगर क्लीन एनर्जी पाना है, क्लीन एनर्जी में ऐसी एनर्जीज जिससे पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो, तो उसके लिए बहुत हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है और अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। हाई कॉस्ट देने के बाद भी अवेलेबिलिटी क्लीन एनर्जी की बहुत ही कम है और ये मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है। लास्ट लाइन है, डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रांजिशन हो पाए, अनसस्टेनेबिलिटी से सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ चलें। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं ये जो प्रोडक्शन पैटर्न में अनसस्टेनेबिलिटी दिख रही है वो क्यों दिख रही है। हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, तो ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ सेकेंड लाइन में ही है कि प्रोडक्शन का मॉडल किस पे है, हेविली फॉसिल फ्यूल्स पे। सेकेंड कह रहा है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज की बहुत ही कम अवेलेबिलिटी है, तो ये भी ट्रू है क्योंकि यहाँ पे लाइन कह रहा है कि रिसोर्सेज आर फाइनाइट, इसीलिए ये अनसस्टेनेबल है, तो वही पूछा भी है अनसस्टेनेबल, तो सेकेंड भी सही होगा। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, अगर कोई चीज रिसाइकल करेंगे तो अनसस्टेनेबिलिटी नहीं बढ़ेगी बल्कि सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी, तो थर्ड आंसर हमारा कैंसिल आउट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाय। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट कर सकते हैं किस तरह से, डेवलपमेंट में किस तरह से कर सकते हैं, मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, तो हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि यहीं पे पैसेज कह रहा था कि क्लीन एनर्जी के लिए मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को क्या पे करना पड़ता है, हाई कॉस्ट, तो अगर लो कॉस्ट पे देंगे तो क्लीन एनर्जी अवेलेबल हो सकती है। सेकंड क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इम्प्रूविंग देयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो कहीं भी लोन्स की और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हुई कि किसी इंटरेस्ट रेट पे देना चाहिए पैसेज में, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया।
encouraging them to change their production and consumption pattern. तो पैसेज में कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करने की बात नहीं की गई, उसमें कहा गया है कि किस तरह से फाइनाइट है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन पैटर्न को चेंज करने की कहीं भी बात नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत। और पैसेज में जो भी ना कहा जा रहा हो अपने से यहाँ पे सोच के नहीं करना है। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली वन। पैसेज 2 है हमारा, unless the forces and tendencies which are responsible for destroying the country's environment are checked in the near future and afforestation of denuded areas is taken upon massive scale, the harshness of climatic condition and soil erosion by wind and water will increase to such an extent that agriculture, which is the mainstay of our people, will gradually become impossible. तो यहां तक समझते हैं पैसेज क्या कह रहा है कि अगर इन्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया तो नियर फ्यूचर में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। जो फोर्सेस और टेंडेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कम करना पड़ेगा, और जितने डेन्यूडेड एरिया हैं, जितने एरिया खत्म हो चुके हैं, वहां अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पौधे लगाने पड़ेंगे। नहीं तो क्लाइमेट कंडीशन इतना हार्श हो जाएगा कि सॉइल इरोजन होगा, वो भी किससे? विंड एंड वाटर, हवा और पानी से वो बढ़ जाएगा, और इतने हद तक बढ़ जाएगा कि एग्रीकल्चर जो कि मेन स्टे है, लोगों मेन कमाई का जरिया है, खाने का जरिया है, वो खराब हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। जो एग्रीकल्चर मेन स्टे है लोगों का, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि सॉइल इरोजन होगा। आगे लाइन क्या कह रहे हैं? द डेजर्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड आवर ओन डेजर्ट एरिया इन राजस्थान आर अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। कह रहे हैं वर्ल्ड के कई डेजर्ट कंट्रीज हैं, इवन राजस्थान जो अपने इंडिया में ही है उसका खुद का ओन डेजर्ट, जो पहले बहुत ही ग्रीनरी हुआ करते थे, पर इतना वहां पे लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज हम लोग देख रहे हैं कि वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक रिमाइंडर है। नेक्स्ट है, पॉकेट्स ऑफ डेजर्ट लाइक लैंडस्केप आर नाउ अपियरिंग इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द सतलज गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू। कुछ तो ऐसे हैं जो लैंडस्केप थे बट अब वो डेजर्ट बन रहे हैं, लाइक सतलज गंगा प्लेन्स एंड डक्कन प्लेट्यू, वेयर ओनली फ्यू डिकेड्स बैक देयर यूज्ड टू बी लश ग्रीन फॉरेस्ट। कुछ दशकों पहले वहां पे हरे भरे फॉरेस्ट हुआ करते थे, और पेरेनियल स्ट्रीम, पेरेनियल मतलब जो नदी साल भर बहती है, एंड स्प्रिंग देयर इज ओनली ब्राउन अर्थ, अब वहां सिर्फ ब्राउन अर्थ बचा हुआ है। बेयर वेजिटेशन, बहुत ही ना के बराबर कोई पेड़ पौधे बचे हुए हैं। विदाउट एनी वाटर इन द स्ट्रीम एंड स्प्रिंग एक्सेप्ट इन द रेनी सीजन। स्ट्रीम भी एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गई है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज गिवन अबव, डिफॉरेस्टेशन एंड डेन्यूडेशन विल अल्टीमेटली लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है कि डिफॉरेस्टेशन और डेन्यूडेशन किस हद तक, कहां तक ये ले जाएगा। तो पैसेज कह रहा है डिप्लीशन ऑफ सॉइल सोर्सेस, तो हाँ सॉइल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही है क्योंकि सेकेंड लाइन ही है कि सॉइल इरोजन होगा। शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर द कॉमन मैन, तो कहीं भी पैसेज में लैंड के शॉर्टेज की बात नहीं की गई। हाँ, जमीन डेजर्ट में बदल जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्लाइमेट हार्श हो रहा है, विंड वाटर सॉइल इरोजन हो रही है, बट शॉर्टेज ऑफ लैंड की बात नहीं हुई है कॉमन मैन के लिए, तो सेकंड ऑप्शन गलत। और सेकंड गलत करते ही हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए? ए, बी एंड सी। तो बचा क्या? ऑप्शन सी सही होगा, 1 एंड 3। 3 देख लेते हैं क्या है। लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सॉइल इरोजन बाय विंड एंड वाटर विल इंक्रीज सच एक्सटेंट दैट एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस तरह सॉइल इरोजन होगा कि एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल होगा। और यहाँ लास्ट में क्या कह रहा है? लास्ट लाइन देखते हैं कि कुछ साल पहले तक जब तक बारिश होती थी और जब तक स्प्रिंग सीजन सही सही था, वहां के फॉरेस्ट ग्रीन थे, बट अब वहां बेरी वेजिटेशन है। तो अगर वाटर नहीं रहेगा तो विदाउट वाटर कल्टीवेशन भी पॉसिबल नहीं है। Process 3 है, in simple matters like shoemaking, we think only a specially trained person will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. यहां तक पैसेज समझते हैं क्या कह रहा है कि एक सिंपल सा मैटर ले लीजिए, एक शू मेकिंग पे।
अगर जूता भी बनाने वाले रहते हैं तो हम सोचते हैं कि स्पेशली ट्रेंड आदमी होना चाहिए, तब हम उससे काम करवाते हैं। बट इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स में ऐसे सोचते हैं कि कोई भी अगर जो वोट इकट्ठा कर सकता है वो स्टेट को चला सकता है। नेक्स्ट लाइन, when we are ill is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? ये लाइन क्या कह रही है? जब हम बीमार होते हैं तब भी ये गारंटी करते हैं कि एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन और एक जाना माना डॉक्टर आना चाहिए, बल्कि ये नहीं देखते कि हैंडसम फिजिशियन आना चाहिए या बहुत जो स्मार्ट हो वो आना चाहिए। तो इस तरह जब स्टेट पूरा बीमार पड़ चुका है तो यहाँ पे हम ऐसी सर्विसेज क्यों नहीं देखते जो जिसमें इंसान वाइजेस्ट भी हो और बेस्ट भी हो स्टेट के लिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द मैसेज ऑफ ऑथर ऑफ द पैसेज। मैसेज क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पैसेज से, ये बताना है। ऑप्शन ए है, वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट। हम सोच लेते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन क्वालिफाइड है, ये नहीं जो वोट ला सकते हैं वो सोचते हैं कि वो क्वालिफाइड है, तो ये तो मैसेज रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा, ये तो ऑथर यहाँ पे कह ही रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन बी क्या है, पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पॉजिटिव आंसर लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हो वो सिलेक्ट करे पॉलिटिशियंस को, क्योंकि पैसेज क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर जूता बनाने वाला भी होता है तब भी हम स्पेशली ट्रेंड पर्सन ढूंढते हैं, ट्रेंड हो। अगर बीमार पड़ते हैं तब भी हम ट्रेंड और गारंटी प्रिपरेशन वाला पर्सन ढूंढते हैं। तो क्यों ना जब स्टेट के बारे में बात आए तो ऐसा पॉलिटिशियन ढूंढे जो ट्रेंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सिलेक्ट हुआ हो। ऑप्शन सी देखते, वी नीड अ डिवाइस अ मेथड ऑफ बारिंग इनकॉम्पिटेंस फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। कहीं भी मेथड ऑफ बारिंग, किसी को बार कर दीजिए, ऐसा तो कहीं नहीं कहा कि रोक ही लगा देना चाहिए। जो इनकॉम्पिटेंस है, जो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स में आने के लिए काबिल ही नहीं है, उन पे रोक लगा देना चाहिए, तो ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन डी क्या है, एज वोटर्स सिलेक्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स द एलिजिबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियन टू एडमिनिस्टर अ स्टेट कैन नॉट बी क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करने के लिए स्टेट को क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन क्या सही होगा हमारा, बी, पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम ट्रेन्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। यही मैसेज रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पैसेज से, क्योंकि कह रहा है कि कुछ भी करने के लिए हम लोग को एक ट्रेंड इंसान चाहिए। सोचते हैं कि कोई ट्रेंड हो तो ये काम हमारा बेस्ट होगा, तो ऐसे पॉलिटिक्स में भी अगर पॉलिटिशियन ट्रेंड होंगे तो स्टेट अच्छा होगा। 4 है, द पॉवर्टी लाइन is quite unsatisfactory when it comes to grasping the extent of poverty in India. It is not only because of its extremely narrow definition of who is poor and the debatable methodology used to count the poor, but also because of more fundamental assumption underlying it. यहाँ तक पैसेज क्या कह रहा है कि जो इंडिया में पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि जो पॉवर्टी लाइन बनाई गई है उसमें पूरा एस्पेक्ट होता पॉवर्टी का वो नहीं लिया गया, किसी एक एस्पेक्ट को लेके बना दिया गया कि ये गरीब है या अमीर है। इट इज नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा नहीं है कि इसलिए क्योंकि इसकी डेफिनेशन बहुत नैरो है, डेफिनेशन बहुत छोटी है कि कौन पुअर है, बल्कि और भी जो इसके मेथोडोलॉजी और भी जो इसकी मेथड है वो डिबेटेबल हैं। मतलब वो वाद योग है, उस पर बातचीत की जा सकती है कि कौन पुअर है कौन पुअर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से फंडामेंटल अजम्पशन हैं कि किसको पुअर कहा जाए किसको पुअर ना कहा जाए। पैसेज यहाँ तक कह रहा है कि जो भी पॉवर्टी लाइन इंडिया में बनाई गई है पॉवर्टी को डिफाइन करने के लिए वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि उसमें काफी चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं। नेक्स्ट, इट एक्सक्लूसिवली रिलायज ऑन द नोशन ऑफ पॉवर्टी एज इनसफिशिएंट इनकम। पहला बताया गया क्या लिया जाता है, इनसफिशिएंट इनकम, और दूसरा इनसफिशिएंट परचेजिंग पावर। इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन रिलाय करती है, जो डिपेंड करती है, वो एक्सक्लूसिवली दो चीजों पे डिपेंड करती है।
एक तो कोई भी गरीब तब माना जाता है जब उसके पास इनसफिशिएंट इनकम हो, इनकम सही नहीं है, इनकम कम है, और दूसरा उसकी परचेजिंग पावर कितनी है, उसके पास खरीदने की क्षमता कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। अब ये लाइन क्या कह रही है, वन कैन बेटर कैटेगराइज इट बाय कॉलिंग इट इनकम पॉवर्टी। इसको अगर पॉवर्टी ना कह के इनकम पॉवर्टी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें इनकम की और परचेजिंग पावर की बात हो रही है। इफ पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट deprivation affecting human well-being, then income poverty is only one aspect of it। अब ये लाइन समझते हैं, कह रहे हैं अगर मान लीजिए पॉवर्टी है, पॉवर्टी अगर अल्टीमेट माना जाए, अगर ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो इनकम पॉवर्टी उसका एक पार्ट है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ को इनकम के अलावा और भी चीजें जैसे उसकी बेसिक नीड्स हो गई, अभी पैसेज में अगर बताएगा, फिलहाल ह्यूमन जैसे बेसिक नीड्स हो गई, उसको जॉब नहीं मिल रहा, गरीबी की वजह से रहना कहीं और पड़े, और फिर इनकम, तो ये भी इफेक्ट करता है। तो इनकम पॉवर्टी उसका एक एस्पेक्ट है, एक पार्ट है। Next, poverty of a life, in our view, lies not merely in the impoverished state in which the person actually lives, but also in the lack of real opportunity given by social constant as well as personal circumstances to choose other type of living। पॉवर्टी लाइफ हमारे व्यू में वो नहीं है जहां पे लोग रहते हैं, बट अगर उनकी अपॉर्चुनिटी लैक हो रही है किसी वजह से, या सोशल कंस्ट्रेंट वो समाज से काट दिए जा रहे हैं किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, और या तो खुद की घर की मजबूरी की वजह से वो जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी पॉवर्टी में ही आएगा। नेक्स्ट, इवन द रेलेवेंस ऑफ लो इनकम, meager possession and other aspect of what are standardly seen as economic poverty relate ultimately to their role in curtailing capabilities। लो इनकम और उनके पास क्या क्या सामान है, वो किस पे उनका मतलब पोजीशन, मतलब क्या क्या उनके पास है, किस पे उनका हक है, और जो स्टैंडर्ड इकोनॉमिक पॉवर्टी के हम लोग बना रखे हैं, ये भी उन दैट इज देयर रोल इन सीवियरली रेस्ट्रिक्टिंग द चॉइसेस पीपल हैव टू लीड वेरिएबल एंड वैल्यूड लाइफ्स। इन बहुत सी इनकी जो चॉइसेस हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, बट उनको अपने वेरिएबल और लाइफ्स को जीना रहता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड इन इंडिया टू काउंट द पुअर डिबेटेबल। क्यों जो यहाँ का पुअर के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया गया है वो डिबेटेबल क्यों है, क्यों उस पर बहस हो रही है। ऑप्शन देखते हैं, देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग व्हाट शुड कॉन्स्टिट्यूट द पॉवर्टी लाइन। ऐसा कुछ कंफ्यूजन है कि क्या पॉवर्टी लाइन है, तो कंफ्यूजन नहीं है, बस डेफिनेशन साफ नहीं दी गई है कि कौन कौन पॉवर्टी में होना चाहिए। बी है, देयर आर वाइड डाइवर्सिटीज इन द कंडीशन ऑफ रूरल एंड अर्बन पुअर। कहीं भी रूरल एंड अर्बन पुअर की बात नहीं हो, पॉवर्टी लाइन और पुअर की बात हो रही है। सी कह रहा है, देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इनकम पॉवर्टी। ये भी नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है कि इनकम पॉवर्टी क्या है, तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इनकम पॉवर्टी की बात नहीं हो रही, टोटल ओवरऑल पॉवर्टी की बात हो रही है। लास्ट ऑप्शन डी है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन ऑफ पॉवर्टी एज मेगर इनकम और बाइंग कैपेसिटी। तो यही कह रहा है, यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही थी कि पॉवर्टी हमारे यहाँ कैसे नापी जाती है, उसके पास इनसफिशिएंट इनकम है और परचेजिंग पावर नहीं है, तो मेगर इनकम मतलब कम इनकम और बाइंग कैपेसिटी कम है, तो इसीलिए ये मेथोडोलॉजी क्या है, डिबेटेबल है, क्योंकि हम लोग दो ही चीज पे पॉवर्टी नापते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई इज इनकम पॉवर्टी ओनली वन मेजर ऑफ काउंटिंग द पुअर। क्यों इनकम पॉवर्टी एक मेजर है, क्योंकि अभी हमने पैसेज में देखा ना, इनकम के अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सोशल लाइफ से कंस्ट्रेन कर रहा है। ऑप्शन ए, इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिविएशन इग्नोरिंग ऑल अदर। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव लग रहा है कि ये सिर्फ एक काइंड की डेप्रिविएशन दिखाता है, एक ही तरह की कमी को दिखाता है, बाकी सब कमी को इग्नोर कर देता है। ऑप्शन बी देखते हैं, अदर डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ हैव नथिंग टू डू विद लैक ऑफ परचेजिंग पावर। अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो अदर डेप्रिविएशन ह्यूमन लाइफ में कोई अफेक्ट ही नहीं डालती है, तो ये गलत हो गया। इनकम पॉवर्टी इज नॉट परमानेंट कंडीशन, इट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये नहीं कहा गया कि इनकम पॉवर्टी परमानेंट है कि नहीं है। ये क्यों मेजर पुअर के लिए
एक तरीका मतलब एक मेजर है ये कहा गया है, तो ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन डी क्या है, इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस ओनली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही पॉइंट तक उसकी चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट करता है, बाद में नहीं करता। तो ऐसा भी नहीं, इनकम कम रहेगी तो बहुत सी चॉइसेस रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इट टॉक्स ओनली वन काइंड ऑफ डेप्रिविएशन इग्नोरिंग ऑल अदर। तो इसीलिए एक एस्पेक्ट कहा जाता है इनकम पॉवर्टी को पुअर के डेफिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, व्हाट डज ऑथर मीन बाय पॉवर्टी ऑफ लाइफ? ऑथर क्या मीन करता है पॉवर्टी ऑफ लाइफ? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ऑल डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट लैक ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। तो ऑप्शन ए पॉजिटिव है कि पॉवर्टी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, ऐसा ही नहीं कि बस उसके पास इनकम नहीं है, कि इनकम की कमी है इसीलिए वो पुअर है, बल्कि उसके पास रियल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, इसलिए भी वो पुअर है, पॉवर्टी में आएगा। जितनी भी डेप्रिविएशन है ह्यूमन लाइफ में वो सब पॉवर्टी ऑफ लाइफ है, ओनली इनकम को नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, इम्पोवरिश स्टेट ऑफ पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया रूरल एरिया की बात नहीं हुई। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज इन डाइवर्स पर्सनल सर्कमस्टांसेस। तो पर्सनल सर्कमस्टांसेस में अपॉर्चुनिटी कब मिस होगी, जब वो पॉवर्टी में होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए है, क्योंकि ए में ऑल डेप्रिविएशन कह रहा है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट। ऑप्शन डी क्या है, मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ विच रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइसेस परमानेंटली। तो परमानेंटली ह्यूमन चॉइसेस को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया करना है, परमानेंटली रेस्ट्रिक्ट नहीं हो रही है ह्यूमन चॉइसेस। तो ऑप्शन ये भी गलत, ऑप्शन ए सही होगा। ऑल डेप्रिविएशन इन ह्यूमन लाइफ, जितनी भी कमी है ह्यूमन लाइफ में, चाहे वो लैक ऑफ इनकम हो, वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो, ये सब पॉवर्टी ऑफ लाइफ है। पैसेज 5 है, in some places in the world, the productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. Neither new strains nor fancy agrochemical are raising the yields, nor is there much unfarmed land left that is suitable to be brought under the plow. यहां तक समझते हैं पैसेज के दो लाइन क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड की बात हो रही है, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्टेपल फूड्स वैसे जो रोजमर्रा में यूज होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, दाल वगैरह, जो डेली यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसपे लोग जीवन यापन करते हैं। स्टेपल फूड्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो एक प्लेट्यू तक पहुंच गई। प्लेट्यू मतलब एक पॉइंट पे रीच कर गई है, अब ना वहां से वो बढ़ रही है। उसकी जो प्रोडक्शन रेट है वो उतनी है, जैसे अगर पिछले साल भी 100 kg हुआ है तो इस साल भी 100 kg, नेक्स्ट ईयर भी 100 kg होगा। प्रोडक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई न्यू स्ट्रेन्स, ना ही कोई नए अगर बीज ला दो उससे, ना कोई एग्रोकेमिकल डालने से उसकी ईल्ड्स मतलब पैदावार ज्यादा नहीं हो रही है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत से अनफार्म लैंड बचे हुए हैं कि उसको मतलब उस पे बोया नहीं जा रहा है। जितने भी लैंड पे प्रोडक्टिविटी हो रही है, उतना इम्पैक्ट, उतना आउटकम नहीं निकल के आ रहा है। नेक्स्ट है, इफ ग्लोबल टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज। अब यहाँ टेम्परेचर की बात है कि अगर टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा, सम प्लेसेस विल बिकम अनसुटेबल फॉर फार्मिंग। समझते हैं क्या, अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी तरह राइज होता रहा, इसी तरह बढ़ता रहा, तो कुछ प्लेसेस हैं जो फार्मिंग के लिए अनसुटेबल हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ओवरकम दिस प्रॉब्लम। जो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है, यानी अगर हमें वो टेक्नोलॉजी पता है तो उसको रखने से कोई फायदा नहीं, उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, उसे अप्लाई करना चाहिए। अगर उसका यूज करेंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम दूर हो सकती है, हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट, और जो है उससे भी फास्ट टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं। मच ऑफ दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट बाय अफ्लुएंट फार्मर्स इन वेस्ट एंड अमेरिका। कह रहे हैं ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ज्यादातर किस साइड के फार्मर इससे अफ्लुएंट हो रहे हैं, किस साइड के फार्मर्स ये काम कर रहे हैं, वेस्ट साइड के या ज्यादातर अमेरिका साइड के। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका साइड की कंट्रीज हैं, वो इन टेक्निक्स का, इन टेक्नोलॉजीज का ज्यादा यूज कर रहे हैं।
techniques developed in West are being adapted in some places to make tropical crop more productive. कुछ जगहों पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो टेक्निक है, कुछ जगहों पे वेस्ट से अडाप्ट किया जा रहा है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां से वेस्ट में, जहां पे ये अडाप्ट किया जा रहा है और ट्रॉपिकल क्रॉप को मोर प्रोडक्टिव बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित है, और भी कंट्रीज हैं जो वेस्ट में, वहां पे चीजों को अडाप्ट किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को, और ट्रॉपिकल क्रॉप को प्रोडक्टिव बनाया जा रहा है। यहाँ समझते हैं ये लाइन क्या कह रही है। टेक्नोलॉजी इज ऑफ लिटिल यूज इफ इट इज नॉट अडाप्टेड। अगर टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं किया जाए तो उसका यूज बहुत ही कम होगा, कोई यूज ही नहीं करेगा। तो टेक्नोलॉजी जितनी अडाप्ट की जाएगी, जितना लोग उससे परिचित होंगे, जितना वो एक्सपैंड करेगी, उतना उसका यूज ज्यादा होगा। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, अब डेवलपिंग वर्ल्ड के मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां की बात हो रही है। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दैट अप्लाइज एज मच टू एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक एज इट डज टू द लेटेस्ट एडवांसेस इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और डेवलपिंग वर्ल्ड में अभी तक जो भी एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स आई है, वो अभी तक क्या आई है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, जीएम क्रॉप्स की, जिनको हम जीएम क्रॉप्स कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। Extending to the smallholders and subsistence farmers of Africa and Asia, the best of today's agriculture practices in such simple matters as how much fertilizer to apply and when would lead to a greatly increased availability of food for humanity. अब कह रहे हैं अगर ऐसे ही स्मॉल होल्डर्स और छोटे छोटे फार्मर्स जो अफ्रीका और एशिया में है, वो आज के एग्रीकल्चर में अगर इसी तरह प्रैक्टिसेस करते रहे तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपली कि कितना फर्टिलाइजर यूज करना है, कितने मात्रा में कितना अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है उस फर्टि, तो एक जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ सकती है, और ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है। सो वुड थिंग्स लाइक बेटर रोड्स, storage facility to allow for carriage of surpluses to market and reduce wastage। अब कह रहे हैं कि ऐसी भी चीजें होनी चाहिए कि बेटर रोड हो, स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी हो, और जो सामान ढोने का काम हो, जैसे सरप्लस जो बच गया उसको सामान ढोने के लिए मार्केट अच्छा होना चाहिए ताकि ले जा सके सरप्लस को मार्केट में बेचने के लिए, तो वेस्टेज कम होगा। अगर ये सब सुविधाएं हो जाएं तो वेस्टेज कम होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। ऑथर इस पे क्या सोच रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज। तो क्या डेवलप्ड कंट्री तक ही रह गई है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आगे देखिए लाइन कह रहा था ना कि कुछ टेक्नोलॉजी अफ्रीका और एशिया में पहुंच गई है, जैसे जीएम क्रॉप वगैरह, तो सिर्फ डेवलप कंट्री तक तो नहीं रह गई, तो पहला क्रॉस आउट। सेकंड क्या कह रहा है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट अडाप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज। कह रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में अडाप्ट ही नहीं किया गया। ऐसा नहीं है, कहा जा रहा है कि जितना अडॉप्ट किया जाएगा उतना एक्सपैंड करेगा, और एशिया, अफ्रीका और कुछ वेस्ट कंट्रीज भी धीरे धीरे अडाप्ट कर रहे हैं। तो ऑप्शन टू भी कैंसिल आउट, ऑप्शन टू भी कैंसिल आउट। कौन सा एजम्पशन वैलिड होगा, डी, नाइदर वन नॉट टू। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। यहाँ भी assumption पूछा है कि क्या सोच रहा होगा ऑथर। फर्स्ट ऑप्शन है पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स। तो पुअर कंट्रीज में यहाँ कहने का मतलब है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग वर्ल्ड हैं, वहां पे फार्मिंग टेक्निक में चेंज लाने की जरूरत है। तो हाँ, चेंज लाने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी का यूज करने की जरूरत है, तो ये अजम्पशन होगा, क्योंकि ऑथर पूरे पैसेज में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि एडाप्टेशन जरूरी है, टेक्नोलॉजी का एडाप्टेशन करें ताकि हम और प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट सेकंड क्या कह रहा है, डेवलप्ड कंट्री हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड। हो सकता है वो वेस्ट कर रहे हो, कम फूड वेस्ट कर रहे हो, पर कहीं भी नहीं पैसेज में मेंशन किया गया कि डेवलप कंट्री जो है उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन लास्ट लाइन भी कह रही है कि अगर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेटर रोड होंगी, तो फूड का वेस्टेज कम होगा, पर डेवलप्ड कंट्री में है ये नहीं बताया गया।
तो ऑप्शन सेकंड कैंसिल आउट। कौन सा assumption वैलिड होगा? तो ऑप्शन ए, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। इस फर्स्ट ऑप्शन है, ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी चैलेंज। तो पैसेज में फ्यूचर जनरेशन के लिए फूड ग्रो करने की बात नहीं की गई, फूड वेस्टेज कम करना है, फूड में टेक्नोलॉजी यूज करना, इसकी बात हो रही है। तो जो पैसेज में बात होगी सिर्फ उसी को लेके एजम्पशन, उसी के अराउंड घूमना है, अलग से कुछ भी नहीं सोचना है। कैंसिल हो गया। कॉर्पोरेट फार्मिंग इज वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी सेट्स इन पुअर कंट्रीज। कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हुई नहीं, स्टेपल फूड की बात हो रही थी, कॉर्पोरेट फार्मिंग की नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट। Which of the above assumption is are valid? Option D is correct, neither one nor two. Passage 6 है, natural selection cannot anticipate future environments on the earth. Therefore, the set of existing organism can never be fully prepared for environmental catastrophe that await life. नेचुरल सिलेक्शन जो प्राकृतिक का चयन है, तो ये बता नहीं सकता कि अर्थ पे आगे कैसा इन्वायरमेंट होने वाला है। कोई भी नेचुरल सिलेक्शन कर लें कि ये वाला पौधा, ये वाला पेड़ होना चाहिए, तो ये आगे का फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। आगे देयरफॉर द सेट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अभी अर्थ पे रह रहे हैं, वो एनवायरमेंटल जो कैटास्ट्रॉफ है, कैटास्ट्रॉफ मतलब जो आपदाएं आने वाली है, उनके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। An outcome of this is the extinction of those species which cannot overcome environmental adversity. अब आगे ये लाइन क्या कह रहा है कि जो स्पीशीज जीज इसको नहीं सह पाते, जो एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ आता है, जो एडवर्सिटी आती है, जो प्रतिकूलता आती है, अगर उसे नहीं सह पाते तो आउटकम उसका क्या निकलता है? वो विलुप्त हो जाते हैं, एक्सटेंशन पे आ जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो आगे दिस फेलियर टू सर्वाइव इन मॉडर्न टर्म्स can be attributed to the genomes which are unable to withstand geological vagaries or biological mishaps, infection, disease and so on। कि जो फेलियर है, सर्वाइव का लेके फेलियर है, जो नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, जो मॉडर्न टाउन में, उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? या तो वो जियोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं जीनोम्स में, या जो बायोलॉजिकल मिसहैप्स हो रहे हैं, जो बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, डिजीज हो गया, और भी चीजें हैं, उनको लेके वो सरवाइव नहीं कर पा रही, ये सब चेंजेस उनको सरवाइव नहीं करने दे रही। इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑन द अर्थ, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हैज बीन मेजर फीचर। जो ये इवोल्यूशन होता रहता है करोड़ों साल, हजारों साल में, जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता रहता है, कभी कोई जानवर रहता है, फिर कभी एक्सटेंट हो जाता है, फिर कोई नया जानवर आता है या नई स्पीशीज आती है, तो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन जो होता रहता है स्पीशीज का, जो जो प्रजातियां विलुप्त होती रहती हैं, ये एक मेजर फीचर है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन यानी बनने और बिगड़ने का एक मेजर फीचर है। The Earth may presently have up to 10 million species, yet more 90% species that have ever lived on Earth are now extinct। क्या कह रहा है? आज हो सकता है 10 मिलियन स्पीशीज रहती हों अर्थ पे, पर इसका भी 90% स्पीशीज एक्सटेंट हो चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। 90% से ज्यादा स्पीशीज विलुप्त हो चुके हैं, अब वो अर्थ पे है नहीं, जो कभी हुआ करते थे, लाइक जैसे डायनासोर एग्जाम्पल में, तो पहले थे पर आज विलुप्त हो चुके हैं। तो इसी तरह 90% की प्रजातियां जो अर्थ पे पहले रहती थी, आज वो विलुप्त हो चुकी हैं। वंस अगेन द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्रिन्स फेल टू सेटिस्फैक्टरली एड्रेस व्हाई अ डिवाइन क्रिएटर विल फर्स्टली बॉदर टू क्रिएट मिलियन ऑफ स्पीशीज एंड देन अलाउ देम टू पेरिश। कह रहे हैं इन्वायरमेंट से ही ले लें कि जो इन्वायरमेंट है वो ऐसी डॉक्ट्रिन क्यों बनाता है, ऐसा नियम क्यों बनाता है, पहले कितने लोगों को क्रिएट करता है, कितने क्रिएचर्स को क्रिएट करता है, कितने स्पीशीज को क्रिएट करता है, फिर उतने उतने मिलियन स्पीशीज को नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। द डार्विन एक्सप्लेनेशन फॉर एक्सटिंक्ट लाइफ इज वंस अगेन सिंपल, एलिगेंट एंड once convincing organisms go extinct as a function of environmental or biological assault for which their inheritance deemed them ill-equipped। अब यहाँ पे क्या कह रही है पैसेज कि एक डार्विन का एक्सप्लेनेशन है, डार्विन का एक्सप्लेनेशन सिंपल है,
एलिगेंट है, बहुत ही सादा, और कन्विंस करता है कि ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट क्यों होते हैं। या तो वो पर्यावरण से निकाल दिए जाते हैं या तो वो बायोलॉजिकल असॉल्ट होते हैं। कि तो डार्विन का ये एक्सप्लेनेशन है कि एनवायरमेंटल में जो लोग सोचते हैं, जो स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म सोचते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रह सकता, इल इक्विप्ड है, यहाँ पे नहीं रह सकता, तो इनहेरिटेंस में नहीं है, तो उसको वो नष्ट कर देते हैं। Therefore, the so-called Darwin theory of evolution is not theory at all. फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि डार्विन की थ्योरी कोई थ्योरी भी नहीं है। Evolution happens, फिर यहाँ evolution happens, this is a fact. अब ये लाइन कह रही है कि इवोल्यूशन होता है, प्रकृति बदलती रहती है, ये होता, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन प्रपोज नेचुरल सिलेक्शन। अब जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है, डार्विन ने उस पर क्या प्रपोज किया था? नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर जिसे सिलेक्ट करती है वैसा वैसा इवोल्यूशन होता रहता है, और जिनको नहीं सिलेक्ट करती वो एक्सटेंट हो जाते हैं। इज अप्लाई सपोर्टेड बाय साइंटिफिक डेटा, अगर साइंटिफिक डेटा देखा जाए तो उससे ये अप्लाई होता है। इंडीड, टू डेट नो सिंगल जूलॉजिकल, बोटानिकल, जियोलॉजिकल, plantological, genetic and physical evidence has refuted either of the central two main Darwin ideas. आज तक ना जूलॉजिकल, ना बोटानिकल, ना जियोलॉजिकल, प्लेंटोलॉजिकल, जेनेटिक, फिजिकल, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है जो इनके ये जो दो मेन सेंट्रल डार्विन के आइडिया इसको कोई मना कर सके, कोई रिफ्यूट कर सके। इफ रिलीजन इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, अगर रिलीजन को कंसिडरेशन में ना लिया जाता तो डार्विन का जो लॉ था वो वैसे ही एक्सेप्टेबल था जैसे कॉपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन ने नेचुरल लॉ एक नेचुरल लॉ बना के सेट किया था, एक्सप्लेन नेचुरल फेनामेना इन द यूनिवर्स। जो नेचुरल फेनामेना यूनिवर्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया था, सेम वैसे ही इनका भी एक्सेप्टेंस होता। क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पैसेज, नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट ऑन अर्थ एज, अगर नेचुरल सिलेक्शन है, हम नेचुरल सिलेक्शन से क्या एक फ्यूचर का एंटिसिपेट नहीं कर सकते, क्या नहीं बता सकते अर्थ पे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। फर्स्ट है, स्पीशीज नॉट फुल्ली प्रिपेयर टू फेस द इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट अवेट देम विल फेस एक्सटेंशन। तो ये तो प्रॉपर पैसेज कह ही रहा है, अगर इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए स्पीशीज नहीं तैयार होंगी तो वो एक्सटेंट हो जाएंगी, क्योंकि काफी 90% अर्थ की स्पीशीज एक्सटेंट हो चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट। सेकेंड क्या है? ऑल एग्जिस्टिंग स्पीशीज वुड गेट एक्सटेंट एज देयर जीनोम्स विल नॉट विथस्टैंड बायोलॉजिकल मिसहैप। तो ये जो ऑल लिखा है ना, एकदम एक्सट्रीम केसेस में नहीं जाना है, तो सारी स्पीशीज नहीं एक्सटेंट होंगी, सिर्फ वही एक्सटेंट होंगी जो बायोलॉजिकल मिसहैप के साथ, जीनोम चेंज के साथ खड़े नहीं हो सकती। तो ऐसा थोड़ी कि सभी स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएंगी, तो ये रॉन्ग हो गया। वैसे तो आंसर यहीं से मिल जाएगा, क्योंकि दो सारे ऑप्शन में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऑप्शन सी सही होगा। बट और दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। इनएबिलिटी ऑफ जीनोम टू विथस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस वुड रिजल्ट इन एक्सटेंशन। हाँ, जीनोम के साथ अगर एबिलिटी नहीं है बदलने का, कि जैसे जीनोम बदल रहा है, जैसे किसी के स्पीशीज के अंदर जीन बदल रहा है, अगर वो उस जीन के बदलाव के साथ नहीं खड़ा रहेगा, जैसे जैसे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है वैसे, तो वो एक्सटेंशन की तरफ जाएगा। तो ये भी सही है। फोर्थ, एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज इज अ कॉमन फीचर। द अर्थ एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज हैज बीन अ मेजर फीचर। यहाँ पे कह रहा है ना, अर्थ एक्सटेंशन मेजर फीचर है, तो एक कॉमन फीचर है। तो चौथा भी सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, द पैसेज सजेस्ट द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नॉट अ थ्योरी एट ऑल बिकॉज। क्यों पैसेज कह रहा है कि डार्विन की थ्योरी नहीं है? ऑप्शन ए है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएशनिस्ट डॉक्टरीन। तो ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया कि वो डॉक्टरीन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। बी ऑप्शन, एक्सटेंशन इन अ फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोलॉजिकल असॉल्ट। एक्सटेंशन हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल असॉल्ट हो रहे हैं, तो ये तो डार्विन की थ्योरी कह ही रही है। ऐसा है कि पैसेज में क्या सजेस्ट किया गया, क्यों इसको कहा जा रहा है ये थ्योरी अभी तक नहीं है, क्यों थ्योरी नहीं मानी जा रही, तो ये तो डार्विन की थ्योरी कह ही रही है।
ऑप्शन सी क्या है? देयर आर नो एविडेंस टू रिफ्यूट इट। हाँ, तो ऑप्शन सी क्या है? अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो इस थ्योरी को मना कर पाए कि ये थ्योरी नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एट्रीब्यूट टू क्रिएटर, तो ये पैसेज में कहीं नहीं कहा गया। ऑप्शन सी सही होगा कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया कि इसे रिफ्यूट कर सके कि डार्विन की थ्योरी नहीं है, सिर्फ पैसेज में ऐसा सजेस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। एजम्पशन बताना है। ऑप्शन वन है, ओनली स्पीशीज दैट हैव द एबिलिटी टू ओवरकम इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफ विल सर्वाइव एंड परपेचुएट। वो स्पीशीज जो निकल सकते हैं प्राकृतिक आपदा से, वही सिर्फ सरवाइव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन एक तो करेक्ट है कि हाँ, ये तो पैसेज कह रहा है जो लोग जीनोम एबिलिटी हो, जिनमें जिनमें बायोलॉजिकल मिसहैप से बचने की ताकत हो, इन्वायरमेंटल कैटेस्ट्रॉफ झेल पाएंगे, सिर्फ वही स्पीशीज आगे बढ़ेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? मोर देन 90% ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ आर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटेंट ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो पूरे पैसेज में कहीं भी नहीं कहा गया कि आगे 90% स्पीशीज एक्सटेंट होने वाले हैं। इसमें कहा गया था पैसेज में कि 90% तक एक्सटेंट हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं, अब होने वाले हैं, इसका कोई डेटा नहीं दिया गया कि 90% होने वाले हैं। तो ऑप्शन सेकंड कैंसिल आउट। ऑप्शन सेकंड कैंसिल करते ही हमारा बी ऑप्शन भी कैंसिल, डी ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड है, डार्विनियन थ्योरी एक्सप्लेन ऑल द नेचुरल फेनोमेना। फिर बताना विच ऑफ द assumption इज आर वैलिड। तो क्या डार्विन की थ्योरी सारे नेचुरल फेनोमेना को बता रही थी? ऑल नहीं बता रही थी, सिर्फ स्पीशीज के नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात हो रही थी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सही क्या होगा? ऑप्शन ए, वन ओनली। पैसेज 7 है, विद स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर लिटरेसी एंड इंक्रीजिंग स्किल्स लेवल, the number of Indian middle class families has gone up exponentially. Direct result of the affluence have been changes in dietary pattern and energy consumption level. People have moved to higher protein based diet like milk products, fish and meat, all of which need significantly more water to produce than cereal based diet. Increasing use of electric machines, gadget and motor vehicle needs more and more energy and generation of energy needs water. अब ये पैसे समझते हैं लाइन बाय लाइन। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लिटरेसी भी बढ़ रही है, साक्षरता दर भी बढ़ रही है और लोगों के अंदर स्किल्स भी डेवलप हो रहे हैं, स्किल्स भी इंक्रीज हो रही है। तो जो इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, वो अपनी जो उनका लाइफस्टाइल था जीने का, वो उससे इंक्रीज हो रहा है। और जैसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस होता है इन सब चीजों से, जब हायर लिटरेसी हो जाती है, स्किल्स हायर हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा हो जाती है, तो लोगों के डाइटरी पैटर्न में चेंज आता है। मतलब उनके डाइट में, खान पीन में चेंज आता है, उनकी एनर्जी कंजम्पशन में चेंज आता है, ऊर्जा जो वो कहीं खपत करते हैं उसमें चेंज आता है। अब पीपल जो है, अब जो मिडिल क्लास के लोग थे, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ी, हायर लिटरेसी हुई, वो कह रहे हैं वो हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट की तरफ गए, जिनमें प्रोटीन ज्यादा हो। अब प्रोटीन बेस्ड डाइट ज्यादा है तो इसका प्रोडक्ट जो निकलेगा, लाइक मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट चीजें हैं, इन सब में पानी ज्यादा लगेगा इनके प्रोडक्शन में। सीरियल से तो ज्यादा ही लगेगा। सीरियल बेस्ड डाइट कौन से होते हैं? जैसे दाल, चावल, व्हीट वगैरह, ये सीरियल बेस्ड डाइट होते हैं। तो इनसे ज्यादा पानी कंजम करेगा कौन? करेगा प्रोटीन बेस्ड डाइट जो होंगे, उसमें सीरियल बेस्ड डाइट से ज्यादा पानी लगेगा। अब कह रहा है आगे लाइन, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक मशीन और गैजेट्स के ज्यादा यूज करेंगे, मोटर व्हीकल, इन सब में एनर्जी कंजम्पशन होगी और एनर्जी कंजम्पशन और जनरेशन के लिए भी क्या लगेगा? वाटर लगेगा। तो मेनली पैसेज ये कहना चाह रहा है कि जिस हिसाब से ग्रोथ होगी, उतना प्रोटीन बेस्ड डाइट बढ़ेगा, उतना वाटर की कंजम्पशन ज्यादा लगेगी। वाटर, मेनली इस पैसेज में वाटर पे ज्यादा फोकस किया गया है। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। और जब भी क्वेश्चन क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछे
तो क्रक्स का मतलब होता है इसमें से निचोड़ क्या निकल के आ रहा है, जो इसका पूरा जैसे सारांश होता है, इसका जो ब्रीफ कहते हैं, स्मॉल समरी टाइप का। ऑप्शन ए, पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद द मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड फूड। कहीं भी नहीं लिखा कि इंडियन जो लोग हैं उनको चेंज नहीं करना चाहिए, अपने पुराने ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ड डाइट ही खाने चाहिए, कुछ और चीज चेंज करना ही नहीं चाहिए, तो पैसेज ये तो नहीं बता रहा। ऑप्शन बी क्या है, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन कमिंग ईयर। तो क्या ऐसा कहीं पैसेज कह रहा है कि डेवलपिंग एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उस पे और फोकस करना चाहिए, उसके कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, ताकि आगे वाले, ये तो कमिंग ईयर्स यहाँ पे लिखा है कि आगे वाले सालों में एनर्जी जनरेशन और अच्छा हो सके। तो ये भी कहीं नहीं बता रहा नियर फ्यूचर, कमिंग ईयर। पैसेज में जो नहीं कह रहा वो ऑप्शन में कभी नहीं होगा। सी ऑप्शन है मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कहीं भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई पैसेज में। रिजल्ट इन चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर, कल्चरल और सोशल बिहेवियर का कोई डिस्कशन नहीं है, कहीं भी नहीं बताया गया। पूरे पैसेज में कह रहे हैं जिस हिसाब से चीजें बदलेंगी उस हिसाब से ज्यादा वाटर लगेगा, अगर डाइट ज्यादा होगी तो वाटर बेस्ड डाइट होगी तो वाटर का कंजम्पशन ज्यादा होगा। ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट। डी बचा अपने पास, डी है वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन इंडिया नीड टू चेंज ड्रामेटिकली इन कमिंग ईयर। अब आगे ये सब लास्ट लाइन क्या कह रही थी कि मोर वाटर कंजम्पशन होगा, एनर्जी बनाने के लिए भी वाटर चाहिए, तो जिस हिसाब से लोगों का डाइट चेंज होगा उस हिसाब से मोर वाटर लगेगा, तो आगे आने वाले फ्यूचर में वाटर क्राइसिस हो सकती है। तो पूरा पैसेज का क्रक्स निकल के आ रहा है कि वाटर मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि आने वाले सालों में वो चेंज होने वाला है, ड्रामेटिकली चेंज होगा, क्योंकि जितने डाइट वाटर बेस पे होंगे उतना वाटर कंजम्पशन होगा, और जितना वाटर कंजम्पशन होगा उतना पानी की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पैसेज 8 है, फॉर 2 or 3 जनरेशन पास्ट एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव बीन लिविंग एज वर्कर्स merely, not as human beings. An excessive amount of labor is ruled today in every circle of society, with the result that man's spiritual element cannot thrive. यहाँ पैसे समझते हैं क्या कह रहा है, पिछले 2-3 जनरेशन से जो लोग हैं इंडिविजुअल्स, हर कोई सिर्फ वर्कर बन के रह गया, एज अ वर्कर, एज अ कंपनी वर्कर, या काम करने के लिए सिर्फ काम ही कर रहे हैं, वो ह्यूमन बींग्स होना भूल गए हैं। एंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर, और आज के टाइम पे कौन रूल कर रहा है पूरे सोसाइटी में, सिर्फ पूरे सर्कल में लेबर मतलब वर्कलोड, जो वर्कलोड है वो इतना बढ़ गया है कि मैंस जो अपना स्पिरिचुअल एलिमेंट है, जो लोगों का स्पिरिचुअल एलिमेंट है, आध्यात्मिक सोच है, वो भी भूल चुका है, सिर्फ काम का लोड इतना हो गया है कि सिर्फ काम 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 में लगा हुआ है। He finds it very difficult to spend his little leisure in serious activity. यहाँ तक कि उसको इतनी भी ढूंढने में दिक्कत होने लगी है कि वो जो थोड़ा सा टाइम मिलता है खुशी बिताने के लिए, वो भी सीरियस एक्टिविटीज में चले जाते हैं, कभी कंपनी के काम में, कभी वर्कलोड में, कभी हाउस कोरस में, तो सब उसी में चला जा रहा है। तो इवन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने लिए टाइम थोड़ा सा निकाल पाए, कि थोड़ी देर के लिए खुशी ले पाए, वो सब भी सीरियस एक्टिविटीज में बीत जा रहा है। ही डज नॉट वॉन्ट टू थिंक, और ही कैन नॉट इवन इफ ही वॉन्ट्स टू, वो सोचना नहीं चाहते, अगर चाहते भी हैं तो वो करना नहीं चाहते। जैसे पहले तो वो सोचना ही, पैसेज कह रहा है कि वो तो सोचना ही नहीं चाहते, जो लोग काम कर रहे हैं वो सोचना बिल्कुल नहीं चाहते। अगर अगर ही कैन नॉट इवन इफ वांट्स टू, अगर चाहता भी है सोचना तो उस बारे में नहीं जो काम वो करता है। ही सीक्स नॉट सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आजकल के लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर पाए। बट जब भी छुट्टी होती है, बट इंटरटेनमेंट विच वुड इनेबल हिम टू बी मेंटली आइडल एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटी। आजकल लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट छोड़ के इंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा मानसिक तनाव को कम करता है, मेंटली आइडल होता है इंटरटेनमेंट करके, और वो जो यूजुअल एक्टिविटीज थी उसको भूल जाता है, थोड़ी देर माइंड रिलैक्स हो जाता है, और जो भी उसके जीवन में इतने स्टफ चल रहे थे, जो इतना वर्कलोड था, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। Therefore, the so-called culture of our age is dependent more on cinema
then on theater, more on newspaper, magazine and crime stories than on serious literature. इसीलिए आजकल का ऐसा कल्चर हो गया, सो कॉल्ड कल्चर हो गया इस एज का, कि ये ज्यादा डिपेंड है सिनेमा पे। पहले के लोग थिएटर पे, थिएटर की बजाय किस पे ज्यादा डिपेंडेंट है? सिनेमा पे। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्राइम स्टोरीज पे डिपेंडेंट है, और सीरियस लिटरेचर पे कम डिपेंडेंट है। क्वेश्चन है, द पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट। इस पैसेज से क्या आइडिया निकल के आ रहा है? ऑथर क्या आइडिया यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है? कि मैन शुड नॉट वर्क हार्ड। क्या ऐसा कहा गया कि आदमी को वर्क हार्ड, काम करना ही नहीं चाहिए? द ग्रेट एविल ऑफ आर एज इज ओवर स्ट्रेन। तो ऑप्शन बी देखिए सही लग रहा है, सही भी है। द ग्रेट एविल, बड़ा दुश्मन, एक बहुत बड़ा दुश्मन है अपने आज के एज का। एक बहुत बड़ा दुश्मन है आज के एज का, ओवर स्ट्रेन। ओवर स्ट्रेन मतलब ओवरलोड, ओवर काम करना, ओवर थकान, ओवर थकान, ओवरलोड, ओवर काम, जिससे सोसाइटी में जिससे जिससे सोसाइटी में इंसान अपने आप पे काम करना भूल ही गया है। तो ये बहुत बड़ा दुश्मन है आज के टाइम का, ओवर स्ट्रेन, काम का बहुत प्रेशर होना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द ग्रेट एविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन। क्योंकि ऑप्शन सी क्या है? मैन कैन नॉट थिंक वेल, आदमी सोच ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। आइडिया तो ये नहीं है कि आदमी सोच ही नहीं सकता। मैन कैन नॉट केयर फॉर स्पिरिचुअल वेलफेयर, क्यों नहीं कर पा रहा स्पिरिचुअल वेलफेयर पे केयर? क्योंकि उसके पास इतना थकान है कि वो इस पे सोच ही नहीं पा रहा। तो ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट, सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही। वो जो मैन है, जो पब्लिक है, जो पीपल्स हैं, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ही इज नॉट इंटेलेक्चुअल केपेबल, हैज नो टाइम टू डू सो, इज डिस्ट्रैक्टेड बाय materialism, loves amusement and is mentally idle। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है? ऑप्शन बी देखिए, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, हैज नो टाइम टू डू सो। क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट का टाइम कहाँ बच रहा है? जो थोड़ा सा टाइम हैप्पीनेस के लिए बच रहा था, वो भी सीरियस एक्टिविटीज में चला जा रहा है। पैसेज है, द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज बिगन इन इंडिया एंड इज expected to last another few decades is a great window of opportunity। The demographic dividend is basically a swelling in the working age population, which conversely means that the relative ratio of very young and very old will, for a while, be on a decline। यहां तक पैसेज क्या कह रहा है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है श्रम विभाजन, कह सकते हैं श्रम विभाजन। श्रम विभाजन इन द सेंस, डेमोग्राफिक डिविडेंड में वो लोग आते हैं जो वर्किंग एज के होते हैं, 15 to 64। इनको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो पैसेज ये बता रहा है कि इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी है और कुछ डिकेड तक ये रहेगा, रहने वाला है, कुछ दशकों तक ये रहने वाला है। अभी हमारे वर्किंग जो एज ग्रुप है वो बहुत अच्छा है इंडिया में। डेमोग्राफिक डिविडेंड यहाँ कह रहा है बेसिकली क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन की एक बढ़त है, स्वेलिंग यानी बढ़त है। और इसका मतलब क्या होता है? रेशियो बिटवीन वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड। नेक्स्ट है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आयरलैंड एंड चाइना वी नो दैट दिस कैन बी a सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये लाइन क्या कह रहा है कि हम आयरलैंड से और चाइना से ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है वो एक एनर्जी का और इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन का एक सोर्स होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जितनी यंग पॉपुलेशन कंट्री में होगी उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उतनी ज्यादा उनमें एनर्जी होगी। तो ये सीख ले सकते हैं आयरलैंड एंड चाइना से। The demographic dividend tends to raise a nation's saving rate since in any nation it is a working age population that is the main saver। Demographic dividend नेशन की सेविंग्स को बढ़ाता है। जितना लोग कमाएंगे, जितना अर्न करेंगे, उतना सेव करेंगे, और जितना सेव करेंगे उतना नेशन की सेविंग्स बढ़ेगी। वो कुछ भी, कोई भी नेशन हो उसकी सेविंग बढ़ेगी, क्योंकि वर्किंग एज जो पॉपुलेशन होती है वही मेन सेवर होती है, ऐसा पैसेज कह रहा है। एंड सिंस द सेविंग रेट इज एन इम्पॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ
सेविंग रेट क्या है? इंपॉर्टेंट ड्राइवर फॉर ग्रोथ। जितना कंट्री में सेव होगा उतना ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी। दिस शुड हेल्प एलिवेट आवर ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन। कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा तभी होगा जब वर्किंग एज पॉपुलेशन की कुछ क्वालिटी होगी। जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, पर काम की कोई क्वालिटी नहीं, वो काम करते ही नहीं है, तब कोई फायदा नहीं होगा। जब वो काम करेंगे, क्वालिटी काम करेंगे, तब फायदा होगा। एंड दिस इंप्लाइज ब्रिंगिंग बैक द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और इससे क्या मिलता है? इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल, स्किल को समझना, स्किल डेवलप करना, एंड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स कि आपके यहाँ कोई भी आदमी सिर्फ लेबर बन के नहीं रह गया है, वो कहीं भी जाके इकोनॉमी जनरेट कर सकता है, खुद भी एक कैपिटल के रूप में काम कर सकता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन इन अ कंट्री व्हेन अ डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज बिगन टू ऑपरेट? अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा? द नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज। क्या इलिटरेट पीपल डिक्रीज हो जाएंगे अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा? ऐसा तो कहीं पैसेज में कहा नहीं गया कि 15 से 64 साल के लोग अगर अलग हो जाएं तो इसमें इलिटरेसी रहेगी ही नहीं, सब वर्किंग करेंगे तो सब पढ़े लिखे ही करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि लास्ट या वो इलिटरेसी डिक्रीज करेगी, ऐसा कहीं नहीं बताया गया पैसेज में। तो फर्स्ट रॉन्ग हो गया, और फर्स्ट गलत करते ही हमारा ए ऑप्शन कट, सी कट एंड डी कट। और तीनों ऑप्शन भी देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ वेरी ओल्ड एंड वेरी यंग विल डिक्रीज फॉर अ वाइल। तो ये सही होगा, क्योंकि वर्ड क्या कह रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज। पॉपुलेशन ग्रोथ की कहीं बात नहीं हुई है, और स्टेबलाइज भी नहीं होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब एक एज के लोगों को अलग अलग रेशियो में बांटना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विद द रेफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन? पैसेज से कौन सा इन्फरेंस निकलेगा ये बताना है। इन्फरेंस का मतलब अर्थ क्या निकल के आ रहा है? मीनिंग। Demographic dividend is an essential condition for a country to rapidly increasing its economic growth rate. पैसेज ये तो कह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है, क्योंकि वो सेविंग करते हैं, वो मेन सेवर होते हैं। बट एसेंशियल है क्या? क्या ये एकदम इंपॉर्टेंट कंडीशन है? अगर कंट्री में कोई बुजुर्ग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, कोई बुजुर्ग 60+ है, अगर वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहा हो तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी, या उससे कम के लोग हो तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी। तो एसेंशियल कंडीशन नहीं है। हो जाता है तो अच्छी बात है, बट नहीं भी हुआ तो कोई ऐसा कंडीशन एसेंशियल नहीं है, तो वन तो क्रॉस आउट। टू क्या कह रहा है? प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन इज एसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री फॉर इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कहीं भी बताया गया कि हायर एजुकेशन का अगर प्रमोशन करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। ऐसा कहा गया कि एजुकेशन जरूरी है और स्किल डेवलप करना, पर एकदम ये नहीं है। इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की, स्किल की और ह्यूमन कैपिटल की, ताकि क्वालिटी वाला वर्किंग पॉपुलेशन मिले। बट एसेंशियल नहीं है कि हायर एजुकेशन का प्रमोशन किया जाए, ऐसा कहीं भी कहा नहीं गया पैसेज में। तो सेकंड भी कैंसिल आउट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर पूछा था, ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट ट्रू। 10 डिस्कस करेंगे। पैसेज है, इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन allowing mankind to benefit by the productivity of machine should lead to a very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious except to those who have intelligent activities and interest। यहां तक पैसेज क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए मशीन्स ला दी जाए, मशीन से प्रोडक्टिविटी होगी, तो काम कम करना पड़ेगा, जिससे लाइफ थोड़ा अच्छी हो जाएगी। बट अच्छी लाइफ भी बोरिंग हो जाएगी अगर कोई उसका अच्छे से यूज ना कर पाए। गुड लाइफ बोरिंग तभी नहीं होगी
जब कोई उसका इंटेलिजेंट एक्टिविटी करे और इंटरेस्टली उसको बिताए अपना टाइम, तब तो बोरिंग नहीं होगा, वरना लेजर टाइम भी टेडियस हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा। If a leisure population is to be happy, it must be an educated population and must be educated with a view to enjoyment as well as to the direct usefulness of technical knowledge. यहाँ ये लाइन क्या कह रही है, अगर लेजर्ड पॉपुलेशन जो आराम कर रही है जनता, अगर वो हैप्पी है तो क्यों है, वो एजुकेटेड पॉपुलेशन है और उनको पता है कि एजुकेशन के व्यू से कैसे एंजॉयमेंट करना है और टेक्निकल नॉलेज का कैसे यूज करना है, कैसे यूजफुल होगा टेक्निकल नॉलेज, इसलिए वो इस टाइम हैप्पीली रह रहे हैं। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज का अंडरलाइन टोन बताना है कि ये मेनली पैसेज अपने अंदर क्या छुपाए हुआ है, मतलब क्या मीनिंग छुपाए हुआ है। तो यहाँ पे मेनली ये है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज कर ले तो उसकी लाइफ इजी हो जाएगी। ए, ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन, बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं कि लोगों की लाइफ बोरिंग हो जाएगी अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन है तो उसको पता है कि कैसे एंजॉय करना है, टेक्निकल नॉलेज का कैसे यूज करना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। मैसेज 11, if presents bring less thrill now that we are grown up, perhaps it is because we have too much already, or perhaps it is because we have lost the fullness of joy of giving and with it the fullness of joy of receiving. पैसेज कह रहा है अगर आप प्रेजेंट से मतलब गिफ्ट्स, अगर आप गिफ्ट से लेस थ्रिल फील कर रहे हैं, लेस थ्रिल मतलब ना खुशी होती है ना दुख होता है कि ठीक है हाँ दे दिए, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है आप ग्रोन अप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। या फिर इसका मतलब ये है कि ना किसी को, आप बहुत ना ज्यादा किसी को देना चाहते हैं गिफ्ट, और ना किसी से मतलब लॉस्ट ऑफ फुलनेस ऑफ जॉय, खुशी होना भूल चुके हैं। कह रहा है पर हैप्स इट बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी, या तो इसलिए भी हो सकता है क्यों नहीं फील कर रहे हैं थ्रिल, कि या तो बहुत कुछ वैसे ही चल रहा है लाइफ में, और या तो जो जॉय करना चाहिए वो खो चुका है, या फिर जॉय कैसे मतलब खुशी कैसे रिसीव करना चाहिए वो भूल चुके हैं कि हाँ खुशी ऐसे होती है। नेक्स्ट लाइन है, चिल्ड्रंस फियर आर पॉइनेंट, पॉइनेंट मतलब मार्मिक, जैसे बच्चे डर जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, तो चिल्ड्रन फियर्स आर पॉइनेंट, देयर मिजरीज आर acute, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, बहुत कम चीज सोचते हैं बच्चे। बट दे डू नॉट लुक टू फॉरवर्ड नॉट टू बैकवर्ड। यहाँ पे ऑथर क्या कहना चाह रहा है कि बच्चे भले डरते हैं, उनकी मिजरीज एक्यूट है, पर कम से कम वो ना बहुत आगे की सोचते हैं और ना बहुत पीछे की सोचते हैं, ना बहुत पास्ट सोचते हैं ना प्रेजेंट, तो खुश रहते हैं, बच्चे खुश रहते हैं अपने में। तो ऑथर यहाँ अपना मतलब अपना सैडनेस व्यक्त कर रहा है कि ना बहुत आगे की सोचनी चाहिए ना बहुत पीछे की सोचनी चाहिए। देयर जॉयज आर क्लियर एंड कंप्लीट, बच्चों के जो जॉयज हैं वो क्लियर हैं, उनको बिकॉज दे हैव नॉट येट लर्न ऑलवेज टू एड बट टू एवरी प्रपोजिशन, क्योंकि अभी तक वो नहीं सीखे हैं लेकिन लगाना। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं ना, अरे यार ये करते लेकिन ये करना है, लेकिन ड्यूटी पे जाना है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो बच्चों के पास ये नहीं है कि हाँ वो हर काम में लेकिन लगाना पड़े। फिर ऑथर कह रहा हो सकता है शायद हम बहुत कॉशियस हो गए हैं, बहुत सोचने लगे हैं, अपने आप को लेके बहुत बंद चुके हैं, या बहुत एंग्शियस हो गए हैं, घबराहट होने लगी, या बहुत स्केप्टिकल हो गए हैं, बात बात पे शक करते हैं लोगों पे। ये बहुत सी चीजें हो सकती है जो हम लेस थ्रिल फील कर रहे हैं। पर सम ऑफ आवर केयर शुड श्रिंक, अगर इनमें से थोड़ी सी भी चिंता अगर कम कर दी जाए, तो अगर इनमें से थोड़ी सी भी चिंता कम की जाए तो हम एक सिंगल माइंडेड इंजॉयमेंट कर सकते हैं, एक दिमाग से हम खुश हो सकते हैं और हैप्पीनेस हमारे रास्ते में आ सकती है। क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
पैसेज के रेफरेंस में कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एडल्ट टू फील थ्रिल्ड बाई प्रेजेंस। पैसेज ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि थ्रिल फील करें, पर पैसेज तो कह रहा है कि हम लेस थ्रिल फील करते हैं, फील तो करते हैं बट बहुत कम, एंजॉयमेंट उतनी नहीं रह गई, तो ऑप्शन ए तो कैंसिल आउट। बी क्या कह रहा है, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई एडल्ट फील लेस थ्रिल बाय प्रेजेंस। हाँ, एक से ज्यादा रीजन हो सकते हैं कि जो एडल्ट हैं वो क्यों कम थ्रिल फील करते हैं, क्योंकि बहुत सोचते हैं चीजों के बारे में, कॉशियस हो जाते हैं, बट हो जाता है, बट करूं ना करूं, एंशियस हो जाते हैं, स्केप्टिकल हो जाते हैं, आगे का भी सोचना है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी सोचना है, तो कई रीजन है कि वो थ्रिल नहीं फील करते, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सी देख लेते हैं क्या कह रहा है, द ऑथर डज नॉट नो व्हाई एडल्ट फील लेस थ्रिल बाय प्रेजेंट। तो ऑथर डज नॉट नो, ऑथर तो बता ही रहा है कि बहुत से रीजन है, तो कैंसिल आउट। डी, एडल्ट्स हैव लेस कैपेसिटी टू फील जॉय ऑफ लविंग और बीइंग लव, तो कैपेसिटी ही कम है उनकी, नहीं वो इतनी चीजें सोचते रहते हैं, उनके माइंड में इतना काम चलता रहता है, इसलिए तो ऑप्शन डी भी कैंसिल आउट। ऑप्शन बी सही होगा, देयर कैन बी मोर देन वन रीजन व्हाई एडल्ट फील लेस थ्रिल बाय प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द पैसेज इज अगेंस्ट। ऑथर किसके अगेंस्ट है? पैसेज में ऑथर किसके अगेंस्ट बात कर रहा है? वरिंग टू मच अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर, हाँ तो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसके अगेंस्ट की। बच्चे हैं तो वो सही है ना, वो बहुत बैकवर्ड देखते हैं ना बहुत फॉरवर्ड देखते हैं, जैसे ही लोग बड़े होते हैं वो पास्ट और फ्यूचर पे बहुत ध्यान देने लगते हैं। बीइंग इन हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि आदत होती है प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट आएगा उसको लेके सोचने की। नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, तो इसके अगेंस्ट नहीं हो सकता, ऑथर तो कह रहा है कि थ्रिल होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल आउट। गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शियली, तो क्या किसी को खुशी देना और लेना बस पार्शियली थोड़े टाइम के लिए, तो इसके अगेंस्ट तो नहीं है ऑथर, तो ऑथर ऑप्शन ए, वरिंग टू मच, बहुत चिंता करना पास्ट की और फ्यूचर की, इसके अगेंस्ट बात कर रहा है। तो पैसेज है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू accumulate मनी sufficient फॉर their नीड are generally easily influenced by the opinions of others. They permit the newspaper and the gossiping neighbors to do their thinking for them. Opinions are the cheapest commodity on the earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon by anyone who will accept them. If you are influenced by opinions, when you reach decision, you will not succeed in any undertaking. तो पैसेज समझते हैं। पैसेज कह रहा है मेजोरिटी ऑफ पीपल, सारे लोग नहीं, मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो अपने जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते, जितनी उनकी जरूरत है उससे कम पैसा इकट्ठा करते हैं, वो दूसरों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो दूसरा कोई बोलता है ना उसको मानने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या उनका सुनना, उनका जो कहा होता है वो सुनने लगते हैं। अब ऐसे लोग अपने लिए न्यूज़पेपर की गॉसिपिंग, और जो आजू बाजू के लोग गॉसिप करते हैं, ये सोचते हैं कि जो अगल बगल की गॉसिप हो रही है, न्यूज़पेपर की गॉसिपिंग, ये सब इन पे इफेक्ट डालना शुरू कर देती है। अब ये लाइन क्या कह रहा है, ओपिनियन आर चीपेस्ट कमोडिटी। ओपिनियन अर्थ पे सबसे चीपेस्ट कमोडिटी है, कोई भी आता है किसी को भी ओपिनियन देके चला जाता है, ओपिनियन सबसे सस्ती कमोडिटी है, ऐसा पैसेज कह रहा है कि कभी भी कोई भी कहीं भी आके ओपिनियन अपना राय दे जाती है, अपनी राय कोई ना कोई दे जाता है। फिर है, हर किसी के पास ओपिनियंस का गुच्छा होता है, मतलब ओपिनियंस के थॉट्स तो बहुत होते हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ राय देने के लिए होता है। फिर अगर आप किसी के ओपिनियन से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, तो और उसके बाद अगर आप किसी डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब आप उस डिसीजन में सक्सेस नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज। अब पैसेज कह क्या रहा है समझना यहाँ पे, कि पैसेज टोटली ये कह रहा है कि ओपिनियन से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो लोग जिनके पास मनी नीड के हिसाब से नहीं होती, जितनी उनकी जरूरत होती है उतनी वो इकट्ठा नहीं कर पाते या उतना नहीं कमा पाते, वो लोग इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड। मोस्ट ऑफ द पीपल पे ध्यान देना,
तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने मेजॉरिटी बोला है, तो ये तो गलत हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग ही नहीं एक्युमुलेट कर पाते, नहीं, ज्यादा लोग नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा का मतलब हो गया है कि सारे के सारे भी तो हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट। बी है मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्युमुलेट मनी फॉर देयर नीड। ज्यादा से ज्यादा लोग कभी फेल ही नहीं हुए एक्युमुलेट मनी, मनी को इकट्ठा करने में, तो ये भी नहीं होगा। ये मोस्ट ऑफ द पीपल ना, मोस्ट ऑफ द एकदम एक्सट्रीम केस है, और यूपीएससी जनरली 80% केसेस ऐसे होते हैं जब बहुत एक्सट्रीम केस होता है तो उसको कैंसिल आउट ही कर देती है, वो फिर नेगेटिव ही होता है, वो आंसर सही नहीं होता। ऑप्शन सी देखते हैं, देयर आर पीपल हु फेल टू एक्युमुलेट मनी। तो यही यहाँ पे कह रहा है मेजोरिटी ऑफ पीपल हु फेल टू एक्युमुलेट मनी, फर्स्ट लाइन यही कह रहा है, जो लोग पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं फॉर देयर नीड, तो ऑप्शन सी सही होगा। डी देर इज नो नीड टू एक्युमुलेट मनी, तो ये भी नहीं पैसेज में कहा गया, पैसेज कह रहा है ऐसे लोग हैं जो पैसा इकट्ठा कर नहीं पाते अपने नीड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया क्या है, पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, लोगों को दूसरे के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसेज यही बता रहा है कि अगर दूसरे लोगों के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे तो हम किसी सही डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे, हमारा जो डिसीजन होगा वो गलत ही होगा, तो लोगों के ओपिनियन से बचना है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पैसेज 13, पैसेज 13 है द सोशल ऑर्डर इज अ sacred right which is the basis of all other rights. Nevertheless, this right does not come from nature and must therefore be founded on convention. सोशल ऑर्डर एक अधिकार है और सारे अधिकारों का ये एक बेसिस है, बेसिस मतलब आधार, सोशल ऑर्डर जितने अधिकार मिलते हैं उन सबका आधार है। ये लाइन कह रहा है दिस राइट डज नॉट कम फ्रॉम नेचर, ये नेचर से नहीं आता, नेचर से नहीं आता का मतलब कि एज अ बर्थ होते ही सारे राइट नहीं मिल जाते, इन राइट के लिए कन्वेंशन करने पड़ते हैं, तब जाके राइट मिलता है, ऐसा पैसेज कह रहा है। क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कन्वेंशन आर द सोर्सेस ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो कन्वेंशन क्या है, अधिकार के सोर्स हैं, तो ऐसा पैसेज ही कह रहा है कि बाय कन्वेंशन हम इसे ढूंढते हैं, अधिकार हमें कन्वेंशन से मिलते हैं। राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर, अगर सोशल ऑर्डर रहेगा तभी लोगों का अधिकार रहेगा, क्या ऐसा है, तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पहली लाइन कह रही है कि सोशल जो राइट है वो सब चीजों का आधार है, सारे अधिकारों का आधार है, तो जब सोशल सोशल ऑर्डर रहेगा तो सारे अधिकार रहेंगे, तो ऑप्शन टू भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। To encourage research in one of the function of a university. Contemporary universities have encouraged research not only in those cases where research is necessary, but on all sorts of entirely unprofitable subjects as well. यहाँ तक समझते हैं, पैसेज कह रहा है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो रिसर्च को बहुत इंकरेज करती हैं, रिसर्च को बढ़ावा देती हैं, ऐसे रिसर्च नहीं जो यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे रिसर्च नहीं जो उनके रिसर्च उनके लिए नेसेसरी हैं, जो बहुत जरूरी है, बल्कि ऐसे भी रिसर्च, ऐसे भी सब्जेक्ट जो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, उन पर भी फोकस करती हैं, उनके रिसर्च पर भी इनकरेज करती हैं। नेक्स्ट, scientific research is probably never completely valueless. However silly and insignificant it may seem, however mechanical and unintelligent the labor of the researchers, there is always a chance that the result may be of value to the investigator talent who can use the fact collected for him by uninspired but industrious researchers as the basis of some fruitful generalization. ये सेकेंड पैरा समझते हैं, क्या कह रहा है पैसेज कि साइंटिफिक रिसर्च जो होता है वो कभी वैल्यूलेस नहीं जाता। कभी वैल्यूलेस ना जाने का मतलब कुछ भी रिसर्च होगा, जब भी कोई साइंटिफिक रिसर्च होगा
उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, भले वो आज एकदम सिली लग रहा है कि वैल्यूलेस है, ये क्या रिसर्च हो रहा है इस पे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अभी इनसिग्निफिकेंट लग रहा है, यार ये क्यों जरूरी है, ये तो मतलब ये रिसर्च तो किसी काम ही नहीं आएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, वो कभी कंप्लीटली वैल्यूलेस नहीं होता, जो भी रिसर्च होते हैं उसके कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो पैसेज यहाँ बेसिकली ये कह रहा है कि कोई भी साइंटिफिक रिसर्च होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, भले वो आज देखने में सिली लग रहा हो, इनसिग्निफिकेंट, जो उस टैलेंट का इन्वेस्टिगेट कर पाए, उसे कलेक्ट करके, जो रिसर्च कलेक्ट की गई है, जो रिसर्च हो रहा है उसे कलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसका फ्रूटफुल जनरलाइजेशन निकाला जा सकता है। बट वेयर रिसर्च इज नॉट ओरिजिनल but consist in the mere rearrangement of existing materials, where object is not scientific but literary or historical, then there is a risk of the whole business becoming merely futile. अभी लास्ट पैरा क्या है, जहां पे रिसर्च ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल रिसर्च का मतलब जहां पे साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे, साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे बस कुछ पुराने रीअरेंजमेंट्स कर दिए जा रहे हैं, कुछ फाइलें रीअरेंज कर दी जा रही हैं, जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसी को यूज कर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट बहुत साइंटिफिक नहीं है, बस उसका लिटरेरी, साहित्य और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक वैल्यू है बट साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, तो ऐसी चीजें रिस्क कर सकती है रिसर्च के लिए, और उनके पूरे रिसर्च के बिजनेस को फ्यूटाइल बना सकती है, यानी कमजोर कर सकती है, नॉन इम्पॉर्टेंट कर सकती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है द ऑथर एजम्पशन, एजम्पशन पूछा ऑथर का, ऑथर का एजम्पशन हमेशा जो पैसेज कह रहा है उससे हटके कभी नहीं सोचना है, भले मैसेज ये भी कह सकता है पैसेज तो यहाँ इंडिकेट कर रहा है, बट जो पैसेज कहेगा, जो ऑथर का एजम्पशन पूछा गया होगा वही बताना है, अपना एजम्पशन नहीं बताना है। अबाउट साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को लेके ऑथर का क्या सोचना है, ऑथर का क्या एजम्पशन है। ए, इट इज नेवर वेरी वैल्यूएबल, तो ये तो नहीं होगा नेवर वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि पैसेज कह रहा है वैल्यू लेस नहीं रहता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, तो नेवर वेरी तो बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल आउट। बी क्या है, इट इज समटाइम्स वेरी वैल्यूएबल, कुछ टाइम वो बहुत वैल्यूएबल रहता है, तो पैसेज ये भी नहीं कह रहा है। सी क्या कह रहा है, इट इज नेवर विदाउट सम वैल्यू, तो पैसेज यही इंडिकेट कर रहा है, ऑथर यही बताना चाह रहा है कि साइंटिफिक रिसर्च कितना भी बेकार हो, कितना भी बुरा से बुरा हो, बट वो कभी भी वैल्यू लेस नहीं रहता, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी रहती है, कुछ, पैसेज कह रहा है सम वैल्यू तो रहती है, कभी कुछ वैल्यू के वो नहीं रहता, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है। A, not many research result can be of value to an intelligent investigator. बहुत सारे रिसर्च इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर को कोई वैल्यू नहीं रखते, बल्कि पैसेज क्या कह रहा है, यहाँ देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज कह रहा है कुछ भी हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, अनइंटेलिजेंट लेबर, मतलब जो भी रिसर्च किया गया है वो अनइंटेलिजेंट रिसर्च ही क्यों ना हो, वो इन्वेस्टिगेटर के लिए मे बी वैल्यू, मतलब बुरे से बुरा रिसर्च भी वैल्यू रखेगा इन्वेस्टिगेटर टैलेंट के लिए, तो ऑप्शन ए नॉट मैनी रिसर्च रिजल्ट, ये कैंसिल आउट हो गया। बी क्या कह रहा है, अ रिसर्च रिजल्ट इज ऑलवेज वैल्यूएबल टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, ऑलवेज जो है एक्सट्रीम केस है, हमेशा जो रिसर्च का रिजल्ट है वो हमेशा वैल्यूएबल होगा इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, तो ऐसे नहीं, पैसेज कह रहा है मे बी, तो नॉट मैनी भी नहीं होगा, ऑलवेज भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट। सी कह रहा है, यहाँ पे एनी होगा, सी है एनी रिसर्च रिजल्ट कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, कोई भी रिसर्च रिजल्ट हो सकता है, कैन बी, मे बी, पैसेज में मे बी कह रहा था, कैन बी ऑफ वैल्यू टू एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कोई भी रिसर्च वैल्यू रख सकता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर के लिए। ये पैसेज 15 और ये 2022 के कॉम्प्रहेंशन सीरीज का लास्ट पैसेज है, टोटल 15 पैसेज आए थे और 27 क्वेश्चंस, तो चलिए पैसेज डिस्कस करते हैं। हाउ बेस्ट कैन द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स बी एड्रेस सो दैट द लॉसेस आर मिनिमल,
and the system become resilient. In this context, one important point that needs to be noted is that India gets too much water, about 75% of annual precipitation during 120 days, June to September, and too little for the remaining 245 days. This fluid water availability has to be managed and regulated for its consumption throughout the year. पैसेज में क्या कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है फ्लड और ड्रॉट की, बाढ़ और सूखे की जो प्रॉब्लम है, पैसेज बात कर रहा है सूखे के लिए, बाढ़ और सूखे की जो प्रॉब्लम है उसको ऐसे कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए कि उससे होने वाले जो नुकसान है वो कम से कम हो और सिस्टम ज्यादा रेजिलियंट हो, सिस्टम ज्यादा उस पर काम कर पाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पैसेज बता रहा है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पानी होता है जून से सितंबर के बीच में, क्योंकि मॉनसून पीरियड होता है 120 डेज, लगभग 75% एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है, और उसके बाद बहुत कम पानी होता है बाकी बचे 245 दिनों में। तो ऐसा क्या किया जाए कि पानी मैनेज भी हो जाए और रेगुलेट भी हो जाए, ताकि उसका जो कंजम्पशन है, जो पानी का यूज है, वो थ्रू आउट ईयर पूरे साल हो सके। क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द प्रैक्टिकल रैशनल लास्टिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पूछा है आपसे और लास्ट लाइन क्या कह भी रहा है कि मैनेज कैसे किया जाए कि कंजम्पशन पूरे साल चले। तो सॉल्यूशन अपने से बताना है सोच के। ए, कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक एंड कैनल अक्रॉस द कंट्री। तो क्या पूरे कंट्री में कैनल बनाना क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं, कुछ ऐसा प्रैक्टिकल रैशनल और लास्टिंग सॉल्यूशन बनाना है जिस। तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट। बी है चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न एंड फार्मिंग प्रैक्टिस। कहीं भी पैसेज क्रॉपिंग पैटर्न को कि खेती की पैटर्न को चेंज करना चाहिए, फार्मिंग पैटर्न ये भी नहीं बता रहा। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अक्रॉस द कंट्री, तो इंटरलिंकिंग के बारे में भी पैसेज कहीं नहीं कह रहा कि नदियों को जोड़ना चाहिए। डी है बफर स्टॉकिंग ऑफ वाटर थ्रू डैम्स एंड रिचार्जिंग एक्विफायर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि बफर स्टॉक करना चाहिए, पानी जो बारिश हो रहा है उसका स्टॉक करो, तो जो जहां है वहां बफर स्टॉक करे डैम्स में, और एक्विफायर्स जो उनके नदी तालाब पॉन्ड्स होते हैं उन एक्विफायर्स को भी रिचार्ज करे। तो ऑप्शन डी एक प्रैक्टिकल रैशनल और लास्टिंग सॉल्यूशन होगा।